नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में हुमायूं के बंगाल पर आक्रमण, चौसा का युद्ध और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध तथा हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन कैसे प्राप्त किया गया और हुमायूं की असफलता के कारण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का बंगाल पर आक्रमण। जिस समय हुमायूं चुनार का घेरा डाले हुआ था, उसी समय शेर खां जो था वो रोहतासगढ़ के दुर्ग पर अधिकार करके बंगाल की राजधानी गौड़ की तरफ बढ़ रहा था। तो गौड़ पर विजय प्राप्त करके शेर खां ने वहाँ की जो संपत्ति थी, अथाह संपत्ति, उसको लूट लिया और बंगाल का सुल्तान महमूद जो था वो वहाँ से भाग गया और हुमायूं से उसने शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी। सुल्तान महमूद ने, हुमायूं शेर खां से खुला युद्ध नहीं करना चाहता था, वह पहले बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, तब वो शेर खां से युद्ध करना चाहता था। इसलिए बनारस से उसने शेर खां को प्रस्ताव भेजा कि वो रोहतास का जो दुर्ग है वो हुमायूं के हवाले कर दे और उसके बदले में हुमायूं शेर खां को चुनार का दुर्ग या जौनपुर या अन्य कोई इलाका देने को तैयार था, ऐसी उसने शर्त रखी। परंतु शेर खां की दूसरी योजना थी, वह भी हुमायूं से खुला युद्ध नहीं करके गुरिल्ला पद्धति द्वारा ही काम लेना चाहता था। तो वह संपूर्ण बंगाल और बिहार पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल में हुमायूं को घेरने का प्रयास नहीं किया। उसने जवाब में हुमायूं के पास यह प्रस्ताव भेजा कि वो बिहार को छोड़ने को तैयार हो गया तथा 10 लाख का वार्षिक कर भी वो हुमायूं को देगा, परंतु वो चाहता था कि बंगाल पर उसे मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने दिया जाए और वह खुतबा और सिक्कों पर भी अपना नाम बनाए रखना चाहता था। ऐसा उसने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा शेर खां ने। उसने हुमायूं को यह सूचना भी भिजवाई कि शेर खां की अगर शर्तें मंजूर हो तो वो शीघ्र बनारस छोड़कर आगरा चला जाए। हुमायूं बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश को शेर खां के पास नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए हुमायूं महमूद के साथ गौड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन मार्ग में महमूद की मृत्यु हो गई तो हुमायूं को फिर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा और 1538 ईस्वी में हुमायूं गौड़ पहुंचा और बंगाल पर अधिकार करके वहां उसने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तथा गौड़ का नाम उसने जन्नताबाद रखा। हुमायूं ने बंगाल को विभिन्न जागीरों में बांटकर विभिन्न मुगल पदाधिकारियों को सौंप दिया। इस समय तक चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया था, इसलिए वो वहीं रुक गया। बंगाल में आवश्यकता से अधिक रुकने का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ। तब तक शेर खां ने क्रम से चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना, इन सब पर अधिकार कर लिया था। वह कन्नौज से बहराइच तथा मुंगेर से संभल तक के क्षेत्र का स्वामी बन चुका था शेर खां। इसी समय हिंदाल ने भी आगरा पहुंचकर विद्रोह कर दिया तथा बादशाह की पदवी धारण कर ली और हुमायूं के जो विश्वस्त पदाधिकारी बहलोल, उसकी भी हत्या कर दी। इसी समय कामरान भी काबुल से दिल्ली आ गया। ये दोनों हुमायूं के भाई थे। उसने भी दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु विफल होकर वो आगरा की तरफ बढ़ गया। इन घटनाओं ने हुमायूं को विचलित कर दिया, तो हुमायूं ने शीघ्र ही आगरा लौटने का निश्चय किया और फिर वहाँ पर वो जहांगीर बेग को बंगाल की सुरक्षा का भार सौंपकर मार्च 1540 ईस्वी में आगरा के लिए कूच कर गया। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। जैसे ही हुमायूं आगरा की तरफ बढ़ा, हुमायूं ने लौटते समय अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। एक का नेतृत्व अस्करी व दिलावर खां को सौंप दिया था और दूसरे का नेतृत्व उसने स्वयं किया। मुंगेर में दोनों सेनाएं मिल गई और हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सुझाव दिया कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर खां पर आक्रमण करे, परंतु उसने सैन्य सलाहकारों की बात नहीं मानी और वह गंगा पार करके दक्षिण मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड जो है वहाँ से चला, जहाँ पर शेर खां का नियंत्रण था। कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसने जैसे उसे शेर खां की उपस्थिति का पता चला, तो यहाँ उसने शेर खां पर तत्काल आक्रमण नहीं किया, बल्कि वह 3 महीने तक गंगा नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा। शेर खां ने इसी बीच उसे धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रखा और वो अपनी तैयारी करता रहा। वो भी बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था, शेर खां भी। तो वर्षा शुरू होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। हुमायूं का शिविर जो था वो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच एक नीची जगह पर था, तो वहाँ पे बारिश का पानी भर गया और मुगलों का तोपखाना भी जो था वो भी खराब हो गया, नाकाम हो गया। सेना में अव्यवस्था फैल गई। इसी का लाभ उठाकर 26 जून 1540 ईस्वी की रात में शेर खां ने मुगल छावनी पर धोखे से आक्रमण किया, जिससे सेना में खलबली बच गई और सैनिक जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हुमायूं ने भी एक निज़ाम भिश्ती था, उसकी सहायता से जान बचाकर गंगा पार करी और हुमायूं की पूरी सेना नष्ट हो गई थी
उसके परिवार के कुछ सदस्य भी जो थे वो युद्ध में मारे गए। अब शेर शाह की उपाधि धारण करी और उसने अपने नाम का खुतबा बढ़वाया, सिक्के और फरमान जारी करवाए और पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र शासक बन गया था। उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और स्वयं जो था वो बनारस, जौनपुर और लखनऊ, कन्नौज तक अपना अधिकार कर लिया। फिर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। हुमायूं जब जान बचाकर आगरा पहुंचा तो वहां की स्थिति भी खराब थी। उसने अपने विद्रोही भाइयों कामरान और हिंदाल को तो फिर बाद में क्षमा कर दिया, परंतु भाइयों ने विपत्ति में उसकी सहायता नहीं की। हुमायूं ने स्वयं ही अकेले सेना एकत्रित करी और शेरशाह से संघर्ष के लिए फिर से तैयार हो गया। इसी बीच शेरशाह ने ईसा खां को गुजरात और मांडू की तरफ भेजा और वहां के शासकों को आदेश दिया कि जब हुमायूं कन्नौज की तरफ बढ़े तब वे दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करें। उसने अपने पुत्र कुतुब खां को मांडू भेजा जिससे कि वहां से मदद लेकर दिल्ली और आगरा पर आक्रमण शुरू कर दे। चंदेरी के निकट हुमायूं की सेना द्वारा कुतुब खां मारा गया। इससे हुमायूं का हौसला बढ़ गया और फिर हुमायूं कन्नौज की तरफ बढ़ा। अप्रैल 1540 ईस्वी में गंगा के दोनों किनारों पर मुगलों और अफगानों की सेनाओं ने पड़ाव डाल दिया। हुमायूं ने यहाँ फिर से पहले वाली भूल दोहराई। उसने तत्काल शेर शाह पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसके साथ वो वार्ता संधि करता रहा। उसने शेर शाह की अनुमति से गंगा पार कर ली और बिलग्राम के निकट एक नीची जगह में ही उसने वापस खेमा लगाया। इसी बीच शेर शाह पर आक्रमण में विलंब देखकर मुगल भयभीत हो गए। उनका फिर से वो आक्रमण नहीं कर रहा तो उनका मनोबल गिरने लगा। मुगलों में भी हताशा फैल गई और मुगल सरदार और सैनिक हुमायूं का साथ छोड़ने लगे और उसी समय फिर से बारिश शुरू हो गई और मुगल शिविर में फिर से पानी भर गया क्योंकि नीचे स्थान पर ही खेमा लगा रखा था। शेर शाह ने फिर से इस स्थिति का लाभ उठाकर 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और बिलग्राम के युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का ही अंत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगलों की सत्ता समाप्ति के कगार पर पहुंच गई और इस युद्ध ने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध में परास्त होकर हुमायूं आगरा पहुंचा, लेकिन शेरशाह ने उसका पीछा वहां तक भी किया और अफगानों की जैसी खबर मिली कि अफगान आ रहे हैं तो हुमायूं आगरा से लाहौर चला गया। फिर वहां उसके भाई कामरान ने उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करी और उसके बाद हुमायूं ने 1543 ईस्वी तक भारत में ही शरण लेकर पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन विफल होकर फिर वो ईरान चला गया क्योंकि वहाँ पर उसके भाइयों ने भी उसकी हेल्प नहीं की। तो भारत में मुगल सत्ता कश्मीर के अलावा सभी जगह उस समय तक समाप्त हो गई थी। अब हुमायूं द्वारा फिर से सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कन्नौज की विजय के बाद शेरशाह दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ा तो उसके आगमन की खबर पाकर हुमायूं आगरा से निकल गया। वो लाहौर अपने भाई कामरान के पास पहुंचा। तब शेरशाह के विरुद्ध कामरान ने हुमायूं की सहायता नहीं की और उसके बाद उसने कश्मीर जाने का प्रयास किया, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक दिया। तो उसके बाद उसने सिंध जाने का निश्चय किया। फिर सिंध के शासक थे उस समय शाह हुसैन अरगुन ने उसकी कोई सहायता नहीं की। यहीं पर उसने हमीदा बानो बेगम से अगस्त 1541 ईस्वी में विवाह किया। उसके बाद मारवाड़ के राजा मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण दिया कि हुमायूं राजपूतों की सहायता से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मारवाड़ की तरफ रवाना हुआ, लेकिन मार्ग में उसे पता चल गया कि जो मालदेव है वो शेर शाह को प्रसन्न करने के लिए उसे बंदी बनाना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हुमायूं वापस सिंध की तरफ मुड़ गया और वहाँ एक सिंध का एक छोटा सा राज्य था अमरकोट, वहाँ पर राजा था वीरसाल, उसने उसे शरण दी तो उसने हुमायूं को सहायता देने का भी वचन दिया। अमरकोट में ही अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ और ऐसी विषम परिस्थिति में तथा भविष्य में सफलता की आशा नहीं देखकर हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और अंत में वो फारस चला गया, ईरान चला गया। वहाँ ईरान के शासक था शाह तहमास्प, उसने उसका स्वागत किया और शाह ने इस बात पर जोर दिया कि वह शिया बन जाए, मतलब हुमायूं को कहा कि तुम शिया बन जाओ। फिर बाद में हुमायूं ने शिया धर्म अपना भी लिया। फिर फारस के शाह ने हुमायूं को 14,000 सैनिक सहायता इस शर्त पे दिया कि वह कंधार को जीतकर शाह को सौंप दे। हुमायूं ने कंधार को जीतकर ईरान के शाह को दे भी दिया, लेकिन शाह की मृत्यु के बाद कंधार पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। वहाँ का शासक उसने बैराम खां को नियुक्त किया और उसके बाद उसने काबुल विजय की भी योजना बनाई, जहाँ पर कामरान का अधिकार था। उसने कामरान को हराकर काबुल पर अधिकार कर लिया। कई बार काबुल उसके हाथ से निकल गया, लेकिन अंत में
1553 ईस्वी तक हुमायूं ने आंतरिक विद्रोह पर नियंत्रण पा लिया और काबुल, कंधार, गजनी, बदख्शां पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई। अब वह फिर से भारत विजय के लिए तैयार हुआ। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। उसने 1553 ईस्वी तक राज्य किया और उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह गद्दी पर बैठा। चूँकि वो बहुत विलासी व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने राज्य का कार्य अपने मंत्री हेमू के भरोसे छोड़ दिया था। इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह ने हेमू के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया और विरोधियों में परस्पर अनेक भयंकर युद्ध हुए। इन सब का परिणाम यह निकला कि सूर साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया। हुमायूं ने इस अवसर का लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 1554 ईस्वी में वो पेशावर तक पहुंचा और फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पर उसने अधिकार कर लिया। मार्च 1555 ईस्वी में उसने दीपालपुर पर भी विजय हासिल करी और मई 1555 ईस्वी में मुगलों और अफ़गानों दोनों के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजयी हुए। और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर जो था वो पराजित हुआ। तो 15 वर्ष के अवकाश के बाद जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कर दी। अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं की असफलता के कारण क्या थे। तो पहला कारण था तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति। हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा था तो भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो बहुत विषम थी। यद्यपि बाबर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिक प्रतिभा के बल पर भारत में मुगल राज्य की स्थापना कर दी थी, लेकिन इस राज्य को सुदृढ़ करने का अवसर उसको नहीं मिल पाया था, जिस वजह से अफ़गानों और राजपूतों को पराजित तो उसने किया था, लेकिन उनकी शक्ति को वो पूरी तरीके से कुचल नहीं सका था और इसी वजह से वो निरंतर मौके की ताक में लगे रहते थे अफ़गान और राजपूत। तो बाबर की जैसे ही मृत्यु हुई उसका लाभ उठाकर वे अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करने लगे और उन पर नियंत्रण रखने के लिए जिस दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति और तत्परता की आवश्यकता थी उसका हुमायूं में अभाव था। दूसरा था जन समर्थन प्राप्त नहीं था उसे। मुगलों को अभी तक जन समर्थन नहीं मिल पाया था और अधिकांश जो अफ़गान और भारतीय जनता उन्हें विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरा ही समझती थी, इसलिए उन्हें मुगलों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। जनता जो थी अफ़गानों को ही हिंदुस्तान का वास्तविक शासक समझकर उनके साथ ही सहयोग कर रही थी, इसलिए हुमायूं को जन समर्थन नहीं मिल पाया था और बिना जन समर्थन के कोई भी राज्य नहीं टिक सकता था। ये बात हुमायूं के साथ भी हुई। तीसरा उसकी असफलता का कारण था उसकी खुद की भूलें। उसकी प्रमुख भूलों में थी असंगठित मुगल जो राज्य था उसका अपने भाइयों में विभाजन करना, जो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इस समय आवश्यकता ये थी कि हुमायूं पूरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करता, परंतु ऐसा नहीं कर उसने अपने राज्य को भाइयों में विभक्त कर अपनी स्थिति को कमज़ोर बना लिया था। अवसर का उसका असफलता का कारण एक ये भी था कि वो अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाया था। राज्यारोहण के तत्काल बाद ही उसने अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जैसे जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी शक्ति संगठित करने का उनको अपनी शक्ति संगठित करने का मौका दे दिया और वह इस समय का सदुपयोग नहीं कर सका था। इसलिए चुनार के पहले घेरे में उसने शेर खां की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे समझौता कर लिया और फिर उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का भी मौका दे दिया। इसी प्रकार दूसरी बार उसने 6 महीने तक चुनार का दुर्ग को जीतने के लिए घेरा डाले रखा। गौड़ में भी उसने समय बर्बाद किया अनावश्यक और चौसा और कन्नौज की लड़ाई में भी उसने तत्काल अफ़गानों पर आक्रमण नहीं करके उनकी स्थिति को मजबूत करने का मौका दे दिया। मालवा और गुजरात विजय के बाद भी उसने तत्काल बहादुर शाह के विरुद्ध कोई उचित कार्रवाई नहीं की, बल्कि खुद मांडू में भोग विलास मनाता रहा। तो ये उसका एक असफलता का रीज़न था कि वो अवसर का सदुपयोग नहीं करना जानता था। धन और शक्ति का अपव्यय। हुमायूं ने अपने धन और शक्ति का अपव्यय भी किया। उसके पास पहले ही धन की कमी थी, खजाना भी खाली पड़ा था, परंतु उसने इनाम देने और उत्सव मनाने तब भोग विलास पर अनावश्यक धन खर्च करके अपनी आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर कर दिया था। निश्चित योजना की भी कमी थी। हुमायूं ने अपने सैनिक अभियान किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं किए थे। उसे एक तरफ से तो एक दुश्मन का समाप्त करके वो दूसरी की तरफ मतलब बढ़ना चाहिए था उसे, परंतु वो वैसा नहीं कर पाया।
कभी वो बहादुर शाह पर आक्रमण करता और फिर बिना उसकी शक्ति ख़त्म किए हुए वो शेर खां की तरफ बढ़ जाता। तो वो निश्चित ही नहीं कर पाता था कि शेर खां की शक्ति को बिहार में नष्ट करें या बंगाल में। और चौसा के युद्ध में भी वो हार हो जाने के बाद उसने कन्नौज और जो बनारस का मध्यवर्ती इलाका था उन्हें वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया। और वो बाद में वो शेर खां से अंतिम संघर्ष के लिए भी तैयार हो गया था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित योजना उसके पास नहीं थी। कुशल सेनापति के भी गुणों का अभाव था। यद्यपि वो साहसी और वीर तो था, लेकिन उसमें कुशल सेनापति का अभाव था, मतलब वो उसके अंदर नहीं था। और उसकी रणनीति भी दोषपूर्ण थी। शुरुआत में उसने अपने सैनिक सलाहकारों की जो परामर्श देते थे उस पर भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से वो असफल रहा। राजपूतों का भी सहयोग नहीं लिया उसने। 16वीं शताब्दी में जो भारत में अफगानों के अलावा जो राजपूत भी थे वो भी प्रमुख शक्ति थे राजनीतिक रूप से। यद्यपि बाबर ने राजपूतों से संघर्ष किया था, मेवाड़ के राणों को पराजित किया था और विपत्ति में राजपूतों ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। उस समय जब हुमायूं ने चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने सहायता मांगी तो हुमायूं ने उसे नहीं दी। ऐसा करना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अगर उसने राजपूतों को अपने पक्ष में मिला लिया होता तो संभवतः वह शेर खां की शक्ति को आसानी से नष्ट कर पाता, लेकिन अपनी नासमझी की वजह से उसने राजपूतों की मैत्री प्राप्त करने का जो अवसर था, सुअवसर था, उसको उसने खो दिया। हुमायूं की अपनी चारित्रिक दुर्बलताएं मैंने आपको बताया था पहले भी, वो उसके पतन का कारण बनी। न तो उसमें कुशल प्रशासक के गुण थे, न ही वो अच्छा राजनीतिज्ञ था और न ही वो उसमें कोई दक्ष सेनापति के गुण थे। और बिना सोचे समझे योजनाएं बनाता था और एक काम को पूरा किए बिना वो अधूरा छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देता था। और न ही उसे कोई अवसर की पहचान थी कि सही अवसर कौन सा है युद्ध करने का। और ज़्यादातर उसका जो समय बीतता था वो रंगरेलियाँ बनाने में, भोग विलास में ही बीतता था, क्योंकि खुद विलासी स्वभाव का था और अफीमची था, अफीम का बहुत अत्यधिक सेवन करता था। तो उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं उसकी असफलता का कारण बनी। एक और रीज़न था हुमायूं के भाइयों का और अमीरों का विश्वासघात। ये उसके पतन के मेन कारण में से एक थे। यद्यपि हुमायूं ने अपने भाई और जो अमीर थे उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया था, लेकिन संकट की घड़ी में इन लोगों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया, उल्टा उसे परेशान ही किया और इस वजह से हुमायूं असफल रहा। उसकी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का भी अभाव था। ये हुमायूं की विफलता में जो थी वो दुर्बल डाक और गुप्तचर व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान था। और इसके चलते ही उसे शेर खां और राज्य के अन्य भागों में जो होने वाली गतिविधियां थी उसकी सूचना जो थी वो शीघ्रता से नहीं मिल पाती थी। इसलिए हुमायूं जो था वो उचित अवसर पर कार्रवाई नहीं कर पाता था। गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी होने के कारण ही वो पंजाब पर जो कामरान ने आक्रमण किया था वो शेर खां की गौड़ विजय और गुजरात में अस्करी की दुर्बलता, जिसकी वजह से बहादुर शाह ने फिर से गुजरात पर अधिकार कर लिया था, और हिंदाल के विद्रोह और शेर खां की सैनिक गतिविधियों की सूचना समय पर नहीं पा सका था, जिस वजह से उसको लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। शेर शाह की सैनिक प्रतिभा। हुमायूं का प्रतिद्वंदी था शेर शाह, जो कि हुमायूं में कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ और दक्ष सेनापति के गुणों का अभाव था, लेकिन ये सब चीज़ें शेर शाह में थी। वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ था, अच्छा सेनापति था, दृढ़ निश्चयी था, कर्मठ था और सोच समझ के ही युद्ध और आक्रमण की योजनाएं बनाया था। योग्य सेनानायक के भी उसमें गुण थे और उसमें प्रशासनिक गुण भी थे। और अनेक अवसरों पर उसने हुमायूं को मूर्ख बनाकर, झूठा आश्वासन देकर, प्रलोभन देकर समय प्राप्त कर लिया था और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। तो वस्तुतः शेरशाह का जो चरित्र और व्यक्तित्व है वो हुमायूं के पतन का प्रमुख कारण बना। तो इस प्रकार हुमायूं का व्यक्तिगत चरित्र, उसकी भूलें और शेरशाह का व्यक्तित्व हुमायूं के पतन के लिए उत्तरदायी कारण बने। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और बहुत अधिक उपचार के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए एक इतिहासकार लेनपुन ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।